ठीक है, तो आज हम लोग को देखना है प्रोफे मतलब माइटोसिस। तो हम यहाँ कल बताए थे आपको कि जो एम फेज होता है वो ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स हैं सेल्स के वो रीऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है पेरेंट और प्रोजेनी में वो सेम होगा। ठीक है, तो अपनी सहूलियत के अनुसार हम लोगों ने इसको 4 भागों में बांटा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इसमें कोई ऐसा क्लियर कट लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते कि प्रोफेज यहाँ खत्म हो रहा है और इसके बाद मेटाफेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर मेटाफेज खत्म हो रहा है, एनाफेज स्टार्ट हो रहा है, एनाफेज खत्म हो रहा है, टीलोफेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका प्रोफेज। So this is the first stage of mitosis which follows the synthetic phase and the G2 phases of interphase. ठीक है, so in this synthesis phase and G2 phases the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined. ठीक है, अब DNA का तो replication हो गया S phase में, लेकिन जो नया DNA मॉलिक्यूल बना है उसको आप पहचान नहीं सकते हैं क्योंकि वो उनके गोले की तरह है, इंटरट्वाइन, आपस में उलझा हुआ। ठीक है, तो उस तरीके से आपको समझना है यहाँ पे। सो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो प्रोफेज में हो क्या रहा है, आपका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंडेंस होना चालू होगा। ठीक है, so the chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. तब ये हो क्या रहा है, अनटैंगल हो रहा है, मतलब धीरे धीरे चूंकि इंटरट्वाइन था तो अब वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो इट विल गेट अनटैंगल्ड। पहले क्या था, वो इंटरट्वाइन था। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस फर्दर होगी उसी तरह क्रोमोसोमल मटेरियल धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्रोमैटिन कंडेंसेशन कहते हैं। The centriole, which had undergone duplication during the S phase of interphase, now begins to move towards opposite poles of the cell. ठीक है, तो ये एनिमल सेल की बात है। ठीक है, जहां पे आपको सेंट्रियोल मिल रहा है, तो सेंट्रियोल अब क्या हो रहा है, पहला दो चीज याद रखना है कि सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन एस फेज में आपका हो गया, और अब ये क्या होगा प्रोफेज में, अब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट चालू करेगा, तो धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोफेज है जब वो फाइनली कंप्लीट होगा तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप नोट कर सकते हो। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ नोट कर रहे हैं, और भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या बोल रहे हैं कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस होके कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स बना। ठीक है, तो क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हुआ और अब आपका जो क्रोमैटिन मटेरियल था उसको हम लोग माइटोटिक क्रोमोसोम कह सकते हैं। कहने का मतलब कि आप क्यों बोलिएगा इसको माइटोटिक क्रोमोसोम। So chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere. तो कहने का मतलब यहाँ आपका सेंट्रोमियर है और यहाँ पे आपके क्रोमैटिड्स अटैच्ड हैं। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट है आपका पॉइंट, इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, अब जो ये अपैरेटस है, स्पिंडल अपैरेटस, और जो माइटोटिक प्रोसेस में इसका जो असेंबली होगा ये अब धीरे धीरे चालू होगा। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, जो प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स हैं, ये हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्ले अ मेजर रोल इन असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। तो यहाँ दो चीज आपको याद रखना है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि नेम द प्रोटीन कंपोनेंट व्हिच हेल्प्स इन असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। योर आंसर इज माइक्रोट्यूब्यूल्स।
ठीक है। एट द एंड ऑफ प्रोफाज क्रोमोसोम्स कैसा दिखेगा, तो दो क्रोमैटिड्स दिखेंगे विच आर अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर। सो जब हम सेल को प्रोफेज के आखिरी में देखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमको बहुत सारी चीजें नहीं दिखेंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या नहीं दिखेगा, तो दे डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियोलस भी नहीं दिखेगा, न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं दिखेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार, ठीक है, कि क्या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द प्रोफेज when seen under the microscope you may not be able to see Golgi bodies, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope। अब यहाँ पे अब आप डायग्राम अब आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अर्ली प्रोफेज में किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे लेट प्रोफेज में देखिए वही चीज, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे फेंका हुआ था, वो देखिए कितना डिस्टिंक्ट हो गया। ठीक है, लेट प्रोफेज में। ठीक है, और ये बाहर का जो मेम्ब्रेन टाइप का आपको दिख रहा है, ये देखिए इसमें कैसा चेंजेस है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये क्या होगा, ये अब हट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ना न्यूक्लियोलस दिख रहा है, ना न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा है, ना गोल्जी दिख रहा है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दिख रहा है। यहाँ डायग्राम में भी आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, आपका डिसअपियर कर रहा है। ठीक है, तो प्रोफेज में दो फेजेस हैं, अर्ली और लेट, तो इसको आप समझ सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जब मेटाफेज की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, the complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis, which is the metaphase। ठीक है, तो अब ये अर्ली मेटाफेज में क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो पूरा का पूरा टूट जाएगा। ठीक है, पूरा डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। अब होगा क्या, अंदर में चूंकि ये सब क्रोमोसोम्स थे तो वो बिखर जाएंगे, हेंस द क्रोमोसोम्स दे आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, तो आपका हुआ क्या अर्ली मेटाफेज में, ये जो बाहर का जो मेम्ब्रेन था आपका न्यूक्लियर एनवेलप, ये टूट गया, और इसके टूटने के कारण जो अंदर में जो आपका क्रोमोसोम्स था वो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म में स्प्रेड आउट। ठीक है, सो बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। अब देखिए ऐसा डिमार्केशन नहीं है प्रोफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया, वो प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट कर रहा है, साइमल्टेनियसली अंदर में कंडेंसेशन क्रोमैटिन मटेरियल का और चल रहा है। ठीक है, तो मेटाफेज स्टेज में कंडेंसेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आप उस प्रोसेस को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। सो दिस इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज मोस्ट इजीली स्टडीड। तो ये सवाल पूछा जाता है कि अगर आपको किसी क्रोमोसोम को अच्छे से स्टडी करना है तो आप उसकी मॉर्फोलॉजी को कब स्टडी कीजिएगा, तो आंसर इज मेटाफेज स्टेज। ये भी सवाल है आपका। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड एट व्हिच स्टेज। ऑब्वियसली इट इज कंप्लीटेड एट मेटाफेज स्टेज, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो चीजें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन है वो भी मेटाफेज में हो रहा है, जो कंडेंसेशन है क्रोमोसोम का वो भी मेटाफेज में हो रहा है, और जो मॉर्फोलॉजी है क्रोमोसोम की वो भी हम सबसे आसानी से और क्लियर कट स्टडी कर सकते हैं मेटाफेज स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम को ऑब्जर्व कीजिएगा तो कैसा दिखेगा। सो एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम्स is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere। ठीक है, तो दो सिस्टर क्रोमैटिड आपको दिख रहा है, और उसके बाद आपको सेंट्रोमियर से वो अटैच्ड। अब ये सेंट्रोमियर क्या है, अब यहाँ पे जो है
small disc shaped structures at the surface of centromeres are called kinetochores. तो यहाँ पे आप छोटे छोटे डिस्क आपको दिख सकते हैं जिसको हम लोग काइनेटोकोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके पास है, ये सेंट्रोमियर में आपका अटैच्ड है और यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है और ये काइनेटोकोर है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, काइनेटोकोर्स इस तरह का। और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, क्रोमैटिड्स। तो ये चीज आपको दिख रही है मेटाफेजिक क्रोमोसोम में। नाउ ये जो काइनेटोकोर्स हैं, these structures serve as the site of attachment of spindle fibers, ठीक है, which is formed by the spindle apparatus to the chromosomes that are moved into position at the center of the cell. अब यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच करेगा, ठीक है, खींचने के लिए। So these kinetochores get attached to spindle fibers, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो डायग्राम है, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आपका सेंट्रियोल्स देखिए पोल की तरफ मूव कर गया और उससे जो आपका ये जो स्पिंडल अपैरेटस निकला हुआ है, स्पिंडल फाइबर्स, ये आप देखो काइनेटोकोर्स से लिंक्ड है, ठीक है। सो दे आर अटैच्ड, सो दीज काइनेटोकोर्स सर्व एज अटैचमेंट फॉर द साइट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो ये भी सवाल पूछता है, ठीक है, कि स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे अटैच, ठीक है। सो आंसर इज kinetochores. Hence, the metaphasic chromosome is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator, with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole, and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fibers from the opposite pole. तो अब ये क्या होगा, फाइबर्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, खींचतान करेंगे, तो आपको एक मेटाफेज स्टेज में ये इक्वेटोरियल प्लेट पे सारा क्रोमोसोम आपको अरेंज मिलेगा। सो दिस प्लेट इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल का मतलब बीच में आके स्थित हो जाना, ठीक है, इक्वेटर, तो इक्वेटोरियल प्लेट। अब यहाँ पे देखिए दो दो काइनेटोकोर होता है, आपको ये पता है, तो एक काइनेटोकोर से एक पोल से वो अटैच्ड है और दूसरे काइनेटोकोर से वो दूसरे पोल से अटैच्ड है। उसी तरह ये क्रोमोसोम एक काइनेटोकोर से इस पोल से अटैच्ड है, दूसरा इधर से अटैच्ड है, उससे साइमल्टेनियसली है। तो आप देख सकते हो कि दोनों काइनेटोकोर serves as the site of attachment by the spindle fibers to the opposite poles। तो वो क्या करेंगे, खींचने का काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन है, यहाँ पे मेटाफेज स्टेज। So this plane of alignment of the chromosomes at metaphase is called मेटाफेजिक प्लेट। तो इसी को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट, और चूंकि मेटाफेज में है तो मेटाफेजिक प्लेट हम लोग बोलते हैं। अब अगेन हम इसको समराइज करेंगे, अगर की फीचर्स क्या है मेटाफेज का, तो आप यहाँ सबसे पहले तो यही बताओगे कि जो स्पिंडल फाइबर्स है दे गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पे आप देखिए इस फेज में यहाँ पे आपका स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर से अटैच्ड है और फिर वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचा चला जाए, ठीक है। So these chromosomes they move to the spindle equator and they get aligned along the metaphysic plate through spindle fibers to both poles. So finally ये क्या होंगे, जब खींच के एक स्टेज आएगा जब वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक काइनेटोकोर एक सिस्टर क्रोमैटिड को दूसरी तरफ दूसरे पोल की तरफ खींच रहा है और दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड दूसरे वाले जो काइनेटोकोर है उससे वो ऑपोजिट पोल की तरफ खींचा चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको मेटाफेज में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मेटाफेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज जहां पे आप क्रोमोसोम को विजिबली काफी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। समझ में आई बात? हेलो, तो ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं एनाफेज, समझिए। So at the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously. अब ये बीच में आके अलाइंड है, अब ये क्या होगा, बीच से टूटेगा ये प्लेट, ठीक है। So
The two daughter chromatids, now referred to as the chromosomes of the future daughter nuclei, will start migrating towards the opposite poles. ठीक है, तो ये क्या होंगे, खिंचाएंगे अब अपोजिट पोल्स की तरफ। अब आपका अरेंजमेंट ऐसा था, ये ऐसा था आपका, एक सिस्टर क्रोमैटिड, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड, और ये काइनेटोकोर से, ये काइनेटोकोर से खिंचा रहा है। अब ये इधर खिंचाया, ये इधर खिंचाया, तब आप किसी चीज को खींचिएगा तो क्या होगा, वो इस टाइप से हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर, इस टाइप का। हाँ, ये खिंचा रहा है, ठीक है, उसी तरह ये भी खिंचाएगा। तो कहने का मतलब है कि हर एक क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट कर गया, और उसका एक क्रोमैटिड जो है एक पोल की तरफ चला गया, और दूसरा क्रोमैटिड जो है वो दूसरे पोल की तरफ गया, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर्स उसको खींच रहे हैं। So as each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome is towards the pole, ठीक है, and hence at the leading edge, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर अब आप देखिए, ये आपका आगे रहेगा क्योंकि ये खिंचा रहा है, ठीक है, और आर्म्स जो हैं वो ट्रेल करेंगे, पीछे रहेंगे। यहाँ पे देखिए सेंट्रोमियर आगे है, और ये स्पिंडल फाइबर है, और ये आपके आर्म्स है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट डायग्राम में आपका क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आर्म्स दे आर ट्रेलिंग, मींस दे आर बिहाइंड, एंड सेंट्रोमियर जो है वो आगे है, ये सेंट्रोमियर जो है वो आगे है, तो हम इसको बोलेंगे लीडिंग एज, ठीक है। दिस इज लीडिंग एज, क्योंकि वो लीड कर रहा है, वही चीज यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ये लोग पूछता है, ये वाला जो क्वेश्चन है कि जब क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट से अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो लीडिंग एज क्या होगा और ट्रेलिंग एज क्या होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ फिर से हम समराइज कर सकते हैं एनाफेज स्टेज को, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग की पॉइंट्स। पहला, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ, हाँ, और क्रोमैटिड्स दोनों अलग अलग हुए। उसके बाद क्रोमैटिड्स क्या हो रहे हैं, दे मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, ठीक है, with arms becoming the trailing edge and the centromere becoming the leading edge। अब यहाँ पे इस डायग्राम में अब आप देखिए एनाफेज का, ठीक है, आप देख रहे हैं ये स्पिंडल फाइबर्स इसको खींच रहा है, और ये आपका सेंट्रोमियर आगे है और आर्म्स पीछे है। यहाँ पे भी देखिए सेंट्रोमियर आगे है, आर्म्स पीछे, ठीक है। अब क्या होता है, लास्ट स्टेज आती है टीलोफेज स्टेज, ठीक है। सो at the beginning of the final stage of mitosis, that is telophase, the chromosomes that have reached their respective poles, they become decondense। अब यहाँ पे देखिए, अब आप डायग्राम तब समझ में आएगा। अब ये पोल्स पे पहुंच गया, तब क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम डिकंडेंस कर जाएंगे, मतलब उनकी जो आइडेंटिटी थी अलग अलग थे। यहाँ पे देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए जब ये एक पोल पे पहुंच गए तो ये मिल गया आप चारों का चारों। अब आप पता नहीं कर पाइएगा कौन कौन है। कहने का मतलब when the chromosomes at the in the telophase stage, when they reach to the opposite poles, they lose their identity, they lose their individuality, because they decondense कर गया वो, ठीक है, मिल गया उनका जो मटेरियल। so the individual chromosomes can not be seen। तो अब यह पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, और क्रोमैटिन मटेरियल एक कलेक्शन बना लेता है, सो दे टेंड्स टू कलेक्ट इन अ मास इन द टू पोल्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमैटिन मटेरियल एक कॉन्डेंस्ड मटेरियल बन गया, ठीक है, डिकॉन्डेंस मतलब ऐसे ही। अब आप उसको डिस्टिंक्ट नहीं बोल सकते, इंडिविजुअलिटी जो है वो लॉस हो गया, जो आइडेंटिटी थी यहाँ पर क्रोमोसोम्स की वो लूज हो गई, ठीक है। सो यू कैन से दैट इन द टीलोफेज स्टेज chromosomes, they cluster at the opposite spindle poles and their identity as discrete individuals is lost। पहला, उनकी आइडेंटिटी लॉस हो गया। उसके बाद अब क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप वापस बनना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर एनवेलप बनना चालू हो गया, ठीक है, यहाँ देखिए पीला रंग से दिखाया। सो न्यूक्लियर एनवेलप दे स्टार्ट असेंबलिंग अराउंड द क्लस्टर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद जो चीज आपको नहीं दिख रहा था
न्यूक्लियोलस, गोल्जाई, ये वापस बनने लगते हैं। ठीक है, तो जो चीज प्रोफेज में टूट रहा होता है वो टीलोफेज के अंत में बन रहा होता है। ठीक है, यही चीज है यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वापस जब टीलोफेज हो गया तब आपका ये स्टेज आ जा रहा है इंटरफेज स्टेज, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंट्रियोल आपको दिख रहा है और उसके बाद आपके जो एनवलप है, न्यूक्लियोलस है और गोल्जाई कॉम्प्लेक्स है, सब सारा बन गया है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप माइटोसिस के चारों जो स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को आप अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही बनता है बेसिकली। और अगर माइटोसिस से क्वेश्चन आता है so obviously it will be asked from metaphage और anaphage। ठीक है, तो मेटाफेज में तो वही है, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर सवाल पूछा जाता है और एनाफेज स्टेज में वो जो मूवमेंट है आपका फाइबर्स का और सेंट्रोमियर का, ठीक है, स्प्लिट होके क्रोमैटिड्स का सेपरेशन एंड देयर मूवमेंट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स with centromeres forming the leading edge and arms forming the trailing edge, ये सवाल ये लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया है? हेलो हेलो, Yes, sir. बाकी सबको हेलो? Yes. तो अब हम लोग चलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो हो गया आपका वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं साइटोकाइनेसिस। सो माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, now this is called karyokinesis, division of karyon मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब स्प्लिटिंग। ठीक है, सेग्रीगेशन जो कि आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। लेकिन अब साइटोप्लाज्म भी तो डिवाइड होना चाहिए। So the cell itself is divided into two daughter cells by a separate process called cytokinesis, at the end of which cell division is complete. तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो सेग्रीगेट कर गया। ठीक है, और उसके बाद अब आएगा बात आपका कि जो साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है सेल को, उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये दो सेल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल है, दोनों में अलग अलग मैकेनिज्म। तो इन एन एनिमल सेल this is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane, and this furrow then gradually deepens and ultimately joins in the center, dividing the cytoplasm into two। ठीक है, तो एनिमल सेल में हो क्या रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल फरो मेथड। ठीक है, ठीक है, so this mechanism is called cell furrow method। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल फरो मेथड। अब ये होता कैसे है, तो अब इसको आप समझिए। ये आपका बेसिकली एक सेल है। ठीक है, अब ये होगा क्या, फरो बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे अब क्या बना रहे हैं उसको, इस टाइप से छोटा सा फरो बनेगा एकदम। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे फरो बनेगा। ठीक है, अब ये जो फरो हुआ ना, ये धीरे धीरे अब डीप होता जाएगा, मतलब वो ऐसा बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। इस तरीके से वो क्या होगा, फरो जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसी तरह इधर से भी बढ़ेगा। ठीक है, अब ये बढ़ते 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 क्या होगा, फरो आपको ऐसा लगेगा कि बीच से वो स्प्लिट कर गया। ठीक है, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप देख रहे हो कि यहाँ का सेल के बाहर से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां से आपका फरो डेवलप होता है। ठीक है,
और फिर वो धीरे धीरे डीप होता चला जाता है, एक्सटेंड होता चला जाता है, फिर सेंटर के तरफ जाके ज्वाइन कर जाएगा और फाइनली साइटोप्लाज्म जो है वो दो भाग में बांट जाएगा. सो दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच इन एनिमल सेल साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू. ठीक है. सो मैकेनिज्म इज कॉल्ड सेल फैरो मेथड. प्लांट सेल्स में मैकेनिज्म अलग होता है. सो इन प्लांट सेल्स they are enclosed by a relatively inextensible cell wall. ठीक है. तो चूंकि इनमें सेल वॉल भी मौजूद है इसलिए इनका फरो डेवलप नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद तो सेल वॉल है ना, तो बाहर से फरो डेवलपमेंट का सवाल पैदा नहीं हो रहा है यहाँ. तो अब इनको दूसरा मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं ये. सो देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म. समझ में आई बात. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं था इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड से फरो डेवलप होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, फिर सेंटर से स्प्लिट कर जाएगा. ठीक है. तो दो भाग में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया. प्लांट सेल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि सेल वॉल मौजूद है, तो ये मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है. तो इसमें क्या होगा, द वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल, और वो अब बीच से स्टार्ट होगा और फिर बाहर की तरफ वो ग्रो करेगा. ठीक है. लैटरल वॉल की तरफ. ठीक है. तो इसमें उल्टा हो रहा है अब प्लांट सेल. ये आपका प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल भी है. ठीक है. ये सेल वॉल हो गया. ठीक है. ये प्लांट सेल हम लिख देते हैं. तो दिस डेवलप्स बाय सेल प्लेट मेथड. इसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट मेथड. एनिमल में सेल फरो मेथड, प्लांट सेल्स में सेल प्लेट मेथड. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बीच से वॉल बनना चालू होगा. ठीक है. अब ये धीरे धीरे क्या होगा ना, बढ़ेगा, इधर इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा. तो बीच सेंटर से चालू हुआ वॉल का बनना और फिर आउटवर्ड ग्रो करेगा और फिर जो ये जो बाहर की जो लैटरल वॉल है उनसे मिल जाएगा. ठीक है. So the formation of the new cell wall begins with the formation of a simple precursor, which is called the cell plate, and this represents the middle lamella between the walls of two adjacent cells. ठीक है. तो ये आपका सेल प्लेट बन गया. ठीक है. ये आपका सेल प्लेट है. समझ में आ रही बात. सो ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडिल लैमेला which is made up of calcium and magnesium pectate. ठीक है. तो चूंकि यहाँ मैकेनिज्म अलग है सेल वॉल होने के कारण, मिडिल लैमेला. ठीक है. तो आप यहाँ पे देख लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का. ठीक है. तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि किस तरीके से बीच से सेल का प्लेट बनना और फिर सेल वॉल का डेवलप होना. तो ये अलग हो गया, ये अलग हो जाएगा. ठीक है. और साइटोप्लाज्म डिवाइडेड हो. तो कहने का मतलब यहाँ आपसे सवाल इतना मैकेनिज्म नहीं पूछने वाला, वो सीधा ये पूछेंगे एनिमल में सेल फरो मेथड होता है, प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड होता है. क्यों? क्योंकि सेल वॉल होता है प्लांट सेल में और एनिमल में नहीं होता. ठीक है. तो पॉसिबल है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आप फरो बना के साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं. ये एक क्वेश्चन है जो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं, सेल प्लेट एंड सेल फरो मेथड. नेक्स्ट आप देखिए, at this time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastids, they get distributed between the two daughter cells. अब देखिए हिस्सेदारी हो रही है साइटोप्लाज्म की. तो दोनों सेल में भाई जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं उनको भी तो डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना. ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, प्लास्टिड्स भी डिस्ट्रीब्यूट, और भी जो होंगे कंटेंट वो सब भी सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज अंडरस्टूड कि हिस्सेदारी लग रही है तो आप साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी डिवाइड हो रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इन द टू सेल्स. बट इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. लेकिन कुछ सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस का तो डिवीजन हुआ बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ. ठीक है.
तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस डिवाइड होता रहेगा। तो एज अ रिजल्ट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन विल अराइज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिंसीसियम। सिंसीसियम का मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है, मेनी न्यूक्लियाई। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम लोग सिंसीसियम बोलते हैं और सिंसीसियल बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट सेल। तो इनमें क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अलग अलग वो हो नहीं रहा है क्योंकि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है डिलेड है। तो इसका एक एग्जांपल है आपका लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है, जो हम लोग नारियल का जो पानी पीते हैं वो एक्चुअली यही है, ठीक है, सिंसीशियल कंडीशन, ठीक है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है वहां पर और साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ये आपसे ये एग्जांपल जो है लिक्विड एंडोस्पर्म ये पूछता है, तो ये याद रखिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से 2 या 3 सवाल पूछे जाएंगे। कैरियोकाइनेसिस किसको बोलते हैं, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस किसको बोलते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एनिमल में कैसा होगा, तो सेल फरो मेथड से होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। प्लांट सेल में कैसे होगा, तो सेल प्लेट मेथड से होगा। क्यों होगा ऐसा, क्यों डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल, ठीक है। उसके बाद ये सेल प्लेट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स मिडिल लामेला, हाँ। और उसके बाद ये मिडिल लामेला किसका कॉम्पोजिशन है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मान लेते हैं कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो कैरियोकाइनेसिस होता रहेगा, न्यूक्लियस डिवाइड होता रहेगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। उस कंडीशन को हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं या सिंसीशियल कंडीशन। एग्जाम्पल क्या है, तो लिक्विड एंडोस्पर्म इन नारियल कोकोनट, ठीक है। ये है साइटोकाइनेसिस, जहां से बहुत आसान क्वेश्चन आता है। अब आती है, आ रही है बात सिग्निफिकेंस कि आखिर ये माइटोसिस हमारे लिए क्यों इतना जरूरी, ठीक है। तो आपको पहले ही बताया गया था कि जब हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो माइटोसिस हैपेंस ओनली इन द डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है। So this is the equational division first point. It is restricted to diploid cells only. लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स में, कुछ सोशल इंसेक्ट्स में, हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस होता है, ये भी आपको बताया गया है, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। कुछ सोशल इंसेक्ट्स जैसे कि बीज हैं, वहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, वहाँ पे आपको माइटोसिस देखने को मिलेगी। So it is very essential to understand the significance of this division as in the life of an organism. So are we aware of some examples where you have studied about diploid and haploid insects? तो वही चीज है, आपका बीज जो कंडीशन है वहां पे आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है। So mitosis usually results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. तो हो क्या रहा है आपका माइटोसिस में, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वल डिवीजन हो रहा है, तो जो प्रोजेनी बनेगा, जो डॉटर सेल बनेगा, उसमें आपका कंडीशन जो होगा वो पेरेंटल टाइप ही रहेगा, डिप्लॉयड ही रहेगा, ठीक है। और उनका जो कंपोनेंट है जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन वो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू माइटोसिस। ये पहले भी डिस्कस किया जा चुका था कि जो ग्रोथ है वो किसके कारण होगा, आपका माइटोसिस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल ग्रोथ दे रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब चूंकि सेल ग्रो कर रहा है तो क्या होगा, आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो तो गड़बड़ाएगा ना, तो इसको हम लोग न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेल बढ़ेगा बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो यहाँ पे समझना है, ठीक है। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो,
ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि जब ये रेशियो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का चेंज हो गया, क्योंकि सेल ग्रो कर रहा है, तो इसीलिए सेल को बहुत ज़रूरी होता है कि वो डिवाइड करे, ताकि ये जो रेशियो है वो वापस सही हो जाए। ठीक है। सो वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज इन सेल रिपेयर। जो डैमेज हो जाता है सेल्स में, उनको अब रिपेयर करना, तो ऑब्वियसली उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, माइटोसिस ही एक है। ठीक है। जैसे कि आपको बोला गया स्किन सेल्स 30,000 से 40,000 सेल्स डेली डाई आउट कर रहे हैं, पर मिनट डाई आउट कर रहे हैं, तो उनको आपको रिप्लेस करना ही है। So therefore the upper layer of the epidermal cells, lining of the gut, blood cells, ये consistently replace हो रहे हैं, क्योंकि डेली मर रहे हैं, तो रिप्लेस है। अब जैसे आरबीसी 120 दिन होता है उसका, डब्ल्यूबीसी और कम है उसका लाइफ साइकिल, तो ये मरेगा तो रिप्लेसमेंट चाहिए ना। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है वहां पे, जैसे एपिकल मेरिस्टम, लेटरल कैम्बियम, ये आपका कंटिन्यूअस मतलब प्लांट कंटिन्यूअल ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये उनमें आपको एपिकल मेरिस्टम मिल रहा है। ठीक है। ये इन सारी जगहों पे जहां पे भी आपको डिवीजन चाहिए, वहां पे आपको ग्रोथ चाहिए, रिपेयर चाहिए, तो वहां पे आपको सिंपल वे में आपको समझना है कि वहां माइटोसिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स, यहाँ पे एक थोड़ा सा नोट हम आपको बोल सकते हैं कि कुछ कंडीशंस में आपको जो बीज होते हैं, और फिर वो जो काला काला जो हवड़ा टाइप का जो उड़ता है, उसको वॉस्प बोलते हैं। ठीक है। तो ये इन सब इंसेक्ट्स में ऑर्डर इज आई थिंक हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा। ठीक है। तो इनमें हाइनेप्टेरन्स में आपके जो ये बीज वॉस्प या कुछ तरह के एंड्स वैंड्स भी हैं, उनमें जो मेल्स होता है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है। तो मेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड। ठीक है। तो हैप्लॉइड है मतलब इनके पास सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है। और ये आया, इनको मिला कहाँ से? इनको मिला माँ से अपने। सो दीज सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इनको माँ से मिलता है, फ्रॉम मदर। ठीक है। तब ये हैप्लॉइड इसीलिए है, इनको माँ का तो माँ ने जो क्रोमोसोम सेट दिया वो तो इनके पास है, लेकिन अब दूसरा जो बंदा चाहिए, फादर, वो फादर नहीं है इनके पास, तो दे हैव गॉट नो फादर, तो इसीलिए वो हैप्लॉइड रह गए, क्योंकि पिताजी का भी जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, बट वो तो है नहीं। सो दीज मेल्स आर हैप्लॉइड। ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब हम इस तरह के मेल्स की कंडीशन को हम लोग स्टडी करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, कि सारा आइडेंटिकल होगा। तो कंडीशन आपको समझना है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड कंडीशन मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है अब आपको देखना पड़ेगा, मदर फादर। ठीक है। उसी तरह डिप्लॉइड कंडीशन कहाँ से मिल रहा है, दो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिल रहा है, वो कहाँ से मिलेगा? एक मदर से एक फादर से मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको समझना है कि मेल्स तो हैप्लॉइड हो गया, लेकिन जो फीमेल बीज या वैस्प्स होते हैं, दे आर डिप्लॉयड। ठीक है। ये डिप्लॉयड हो। ठीक है। तो जो आप वर्कर बीज जो देखते हैं कि दिन रात काम करते रहता है, वर्कर बीज जिनको हम बोलते हैं, दे आर डिप्लॉयड फीमेल्स। सो दीज आर डिप्लॉयड फीमेल्स। ठीक है। और जो हम लोग ड्रोन्स बोलते हैं जिनको, ये आपके हैप्लॉइड मेल्स हैं। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा ड्रोन्स क्या है, तो दीज आर हैप्लॉइड मेल्स। वर्कर बीज क्या है? दे आर डिप्लॉयड फीमेल्स। ठीक है। अब ये अंतर क्यों ऐसा आता है?
तो अंतर क्वीन, ठीक है, वो किस तरीके का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो वो जिस तरीके का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी उस हिसाब से वर्कर बीज और ड्रोन्स पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको 12th स्टैंडर्ड में बताया जाता है, जहाँ पे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज पढ़ते हैं, ठीक है। बट यहाँ अभी हमको वो नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आपको ये बताना था कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको हैप्लॉइड डिप्लॉयड इंसेक्ट्स के बारे में बताना था। तो हमने आपको बता दिया कि बीज और वास्प में ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं जहाँ मेल्स हैप्लॉइड होगा, फीमेल्स डिप्लॉयड होगा, ठीक है। और उसमें स्पेसिफिकली बीज जो हैं दे आर वेल स्टडीड, ठीक है। तो उसमें क्वीन बी होगी, रानी मधुमक्खी, उसके बाद वर्कर बीज होगा जो काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, दे आर डिप्लॉयड फीमेल्स, एंड फाइनली ड्रोन्स हैप्लॉइड बीज, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आफ्टर नप्चियल फ्लाइट दे विल डाई क्विकली, ठीक है। तो कहने का मतलब है, नप्चियल फ्लाइट का मतलब है कि जब वो मेटिंग होगा, मेटिंग के बाद क्या होगा, ये तुरंत मर जाता है आफ्टर मेटिंग, ठीक है, ठीक है। आफ्टर मेटिंग ड्रोन्स दे डाई क्विकली, क्योंकि उसका पेट फट जाएगा, एब्डोमेन फट जाएगा, या जो भी आप देखे होंगे कभी कभी नीचे गिरा हुआ मिलता है आपको, तो एक्चुअली आफ्टर मेटिंग दे डाई आउट, ठीक है। तो ये आपको समझना है, बस यही चीज आपको अभी बताया जा सकता है। बाकी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको 12th में, ठीक है। ये था आपका माइटोसिस, ठीक है, कि जहां पे भी आपको ग्रोथ चाहिए माइटोसिस होगा, जहां पे भी आपको रिपेयर चाहिए वहां माइटोसिस होगा। नॉर्मली डिप्लॉयड सेल्स में होता है, बट प्लांट्स और ऐसे आप इंसेक्ट्स में देख रहे हैं हैप्लॉइड कंडीशन में भी आपको माइटोसिस होगी ग्रोथ के लिए। क्यों जरूरत है ये माइटोसिस, क्यों हो रहा है? क्योंकि जब सेल ग्रो कर रहा है तो उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो बिगड़ जाता है, तो उस रेशियो को सुधारने के लिए आपको सेल को वापस डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात? हेलो यस सर। हेलो। तो ये चीज है जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं मियोसिस। मियोसिस ये दूसरा टाइप का सेल डिवीजन है जो कि देखने को मिलता है। The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, ठीक है, each with a complete haploid set of chromosomes, ठीक है। तो मियोसिस कहाँ पे होगा आपका? जर्म सेल्स में होगा। जर्म सेल्स में होगा मतलब रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या समझते हैं कि जो मेल और फीमेल गेमेट हो फ्यूज करेगा, ठीक है, दोनों के पास अपना इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम का मौजूद है। तो n मेल के पास है, n फीमेल के पास है, दोनों जब मिलेंगे तो n plus n 2n हो जाएगा, ठीक है। सो गेमेट्स they are formed from specialized diploid cells. This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells, and this division is called meiosis. तो अब आपका डिप्लॉयड है पेरेंट, उससे आपका ये गेमेट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एन हो रहा है, ठीक है। ये मेल ये फीमेल, इस हिसाब से आप समझिए ये मेल है, ठीक है, डिप्लॉयड, ये फीमेल है डिप्लॉयड। अब इनके जो गेमेट्स बन रहे हैं वो एन बन रहे हैं, ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। अब ये क्या आपका मियोसिस के जरिए हो रहा है, तो हम यहाँ बीच में मियोसिस लिख देंगे, ठीक है। अब जब ये वापस फ्यूज करेंगे तो आपका 2n बनेगा, ठीक है, विच इज अ जाइगोट, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपको समझना है। तो कहने का मतलब मियोसिस इंश्योर्स दैट अ 2n इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गेमेट्स। सो मायोसिस ensures the production of haploid phase in the life cycle. अब मियोसिस के कारण ये हैप्लॉइड फेज आ रहा है, ठीक है, at the gametic phase. So in the sexually reproducing organisms
एंड जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो ये N और N साथ आएंगे एंड इट विल रीस्टोर द डिप्लॉयड कंडीशन, तो 2N हो गया। ठीक है, तो मियोसिस क्या कर रहा है, हैप्लॉइडी ला रहा है, फर्टिलाइजेशन क्या कर रहा है, डिप्लॉइडी वापस ला रहा है। ठीक है, यही चीज आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So we come across meiosis during gametogenesis in plants and animals, and this leads to the formation of haploid gametes. तो हम इसको summarize कर सकते हैं कुछ key features meiosis का। Meiosis involves two sequential cycles of nucleus and cell division. ठीक है, अब यहाँ पे आपका दो भाग में इसको हम बांट दिए, एक पहला भाग को meiosis 1 बोलते हैं, दूसरे को meiosis 2 बोलते हैं, लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो सिर्फ एक बार होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए एक बार रेप्लिकेट कर रहा है लेकिन दो बार मियोसिस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पैरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट एस फेज। ठीक है, तो सिंथेसिस फेज में क्या हुआ, आपका डुप्लीकेशन हो गया, आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स बन गया, सिस्टर क्रोमैटिड्स, अब आप मियोसिस 1 हो सकता है। ठीक है, ये मियोसिस 1 में करेगा क्या, सो इट विल इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है पेयर करेंगे और उनके बीच का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, और उसी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण वेरिएशन रिजल्ट होता है। ठीक है, तो आदमी एक दूसरे से अलग दिखता है। ठीक है, so variation, and this variation results into speciation over time. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। ठीक है, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अभी कैसा बन रहा है। तो हम मियोटिक इवेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं मियोसिस 1 में, मियोसिस 2 में, और फिर इन मियोसिस को हम फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1 और 2 में सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मियोसिस है, दोनों मियोसिस को हम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, और फिर मियोसिस 2 को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 2 में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे अब हम लोग को समझना है मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1, और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आने ही आना है। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, 1 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, हमेशा। तो अब देखिए प्रोफेज जो है, प्रोफेज 1, दिस इज टिपिकली लॉन्गर, ज्यादा समय लगेगा इसमें। इट इज कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो जब हम प्रोफेज 1 को प्रोफेज 2 के साथ और या फिर माइटोटिक प्रोफेज के साथ कंपेयर करते हैं, तो उस हिसाब से आप समझिए कि ये ज़्यादा समय लगाता है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। अभी हम लोग समझेंगे क्यों ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसको हम फर्दर 5 फेज में सब डिवाइड करते हैं। क्यों, किस बेसिस पे, कि क्रोमोसोम की बिहेवियर कैसे है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये जो बेसिस है क्रोमोसोमल बिहेवियर, ये इम्पोर्टेंट। तो प्रोफेज 1 को हमने 5 भाग में बांट दिया। आधार क्या था, क्रोमोसोम कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्रोमोसोमल बिहेवियर। तो फर्स्ट इज लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब देखिए लिप्टोटिन स्टेज में क्या होता है। सो ड्यूरिंग लिप्टोटिन स्टेज क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल। तो जो आप लाइट माइक्रोस्कोप होता है जो लेबोरेटरी में आपको देखने को मिलता है, उसमें वो धीरे धीरे आपको दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पैक्शन जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो थ्रू आउट लिप्टोटिन धीरे धीरे आपका जो क्रोमोसोम है वो कॉम्पैक्ट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन हुआ फर्स्ट स्टेज। ठीक है, बीडेड स्टेज। ठीक है, आपको दिख रहा है कि वो बन रहा है कॉम्पैक्ट। अब इसके बाद दूसरा स्टेज आपका आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेज 1 का, इसको बोलेंगे लिप्टोटिन के बाद
जाइगोटीन। तो फर्स्ट स्टेज था लेप्टोटीन, सेकंड इज जाइगोटीन, ठीक है। So during this zygote stage, chromosomes they start pairing together. अब क्रोमोसोम क्या हुए, एक साथ आ रहे हैं, पेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो this kind of paired association is called synapses, ठीक है। तो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड synapses। अब ये पहला क्वेश्चन है तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा, व्हाट इज पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम नोन एज synapses। ये कब होता है, तो जाइगोटीन में होता है। तो सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। अब दूसरा नाम मिल गया आपको इनको, ये जो पेयर्ड किए हैं तो इनको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आपसे पूछा जाएगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम कब बना, तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपको जाइगोटीन स्टेज में, ठीक है। तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे लोग घुमा फिरा के बनाएगा। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम कहाँ स्टार्ट हो रहा है, जाइगोटीन में। पेयर्ड क्रोमोसोम प्रोसेस क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। पेयर्ड क्रोमोसोम क्या कहलाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब जब हम इसको, तो लाइट माइक्रोस्कोप में मेरे को दिख रहा है, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसका फाइनर डिटेल स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो हमको कुछ और चीजें नजर आएंगी, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आएगा। So electron micrographs of this stage indicate that chromosome synapses is accompanied by formation of a complex structure called synaptonymal complex, ठीक है। अब चूंकि ये साइनेप्सिस हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो आपसे पूछेगा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में दिखता है, तो आपका आंसर है जाइगोटीन। तो देखिए कितना क्वेश्चन आपका सिर्फ यहीं से बन गया। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूछ देगा, फिर आपसे पेयर्ड मतलब साइनेप्सिस का मतलब पूछ देगा, फिर आपसे होमोलोगस क्रोमोसोम पूछ देगा, ठीक है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछ देगा। कहने का मतलब है कितने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, तो आप सोचिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे कभी कभार ये लोग साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में भी पूछ देते हैं कि आखिर ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये आखिर है क्या, ठीक है। सो दिस साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। क्या है ये, प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इसका बायोकेमिस्ट्री आपको पता चल गया कि ये प्रोटीन का बना है, ठीक है। तो पहला सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसका बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है। सो दिस इज द प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है, आपको अभी बताया गया, इट इज अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। तो इनके बीच में ये बन रहा है, ठीक है। और यहीं पे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज करता है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, इनके बीच में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, तो ये पेयरिंग में हेल्प करता है, मतलब साइनेप्सिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन साइनेप्सिस एंड इट हेल्प्स इन रिकॉम्बिनेशन। जो जीन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उसमें भी ये मदद करता है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपको समझना है इसको। समझ में आया कि नहीं आया? तो Yes, हम sir. यहाँ पे एक और सवाल पूछ सकते हैं, हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर हम लोग जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इवेलुएट करते हैं तो ये ट्राइपार्टाइट टाइप दिखेगा। ट्राइपार्टाइट मतलब तीन पार्टीशन, ठीक है। तो दिस इज लाइक अ ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, बट साइंटिस्ट का नाम पूछ सकता है,
तो साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है एमजे मोसेस, ठीक है, क्योंकि ये साइंटिस्ट बायोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो एमजे मोसेस जो था, ये सबसे पहले इसने इसको देखा है, ठीक है, तो हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखने में आएगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा आपका, ऐसा, ठीक है। और बीच में यहाँ पे आपको इंटर कॉम्बिनेशंस आपको दिख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक स्ट्रक्चर ये हो गया, दो स्ट्रक्चर ये हो गया, बीच का स्ट्रक्चर तीन हो गया, तो एक आपको ट्रिपल ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप समझिए कि a tripartite structure which is proteinaceous in nature, seen during zygotine stage, which helps in synapses or pairing of homologous chromosomes, helps in recombination, is referred to as synaptonymal complex। और भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, पूरा एक क्लास लग सकता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बताने में, ठीक है, लेकिन उसकी दरकार नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिए, साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, एमजे मोसेस याद रखिए, ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर याद रखिए, इसका फंक्शन याद रखिए, साइनाप्स मदद करता है रिकॉम्बिनेशन में, और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट of synapsed homologous called a bivalent or a tetrad। अब चूंकि क्रोमोसोम क्या हुआ, तो पेयर्ड है, यहाँ पे आपको क्या आएगा, दो क्रोमोसोम बाइवेलेंट बोलेंगे, लेकिन टेट्राड हिसाब से वो क्रोमोसोम के हिसाब से वो पेयर्ड क्रोमोसोम है, ठीक है। These are more clearly visible at the next stage, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके एनसीईआरटी ने एक सेंटेंस ऐड कर दिया है, ये कब दिखेगा, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। So these bivalent or tetrad is clearly seen in Pakitin stage, ठीक है, में आई बात। तो zygotin, then comes Pakitin, ठीक है, and then last is dikinesis। तो ये जो बाइवेलेंट बना आपका, क्या है, पैकिटिन स्टेज में, यहाँ पे गड़बड़ करता है, लेकिन आपका एनसीईआरटी देखिए एक लाइन चुपके से लिखा हुआ है कि these are more clearly visible at next stage, and next stage is पैकिटिन stage। तो स्टूडेंट लगेगा अरे हम तो इसको पढ़ लिया, जाइगोटिन में मार्क करेगा, जाइगोटिन गलत है आंसर, ठीक है। टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 दे आर रिलेटिवली compared to the next stage which is पैकेटिंग। तो पहला दोनों छोटा था, अब उससे ज्यादा टाइम आपको लग रहा है पैकेटिंग में लग रहा है, ठीक है। अब इस टाइम क्या हो रहा है, so during this stage chromosomes now clearly appeared as tic, ठीक है, तो टेट्राड फॉर्मेशन पैकेटिंग, ठीक है। और क्या हो रहा है, so characterized by application nodules, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का मतलब है वैसे जगह साइट्स हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में, ठीक है, ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, समझ में आई बात, एक दूसरे से है, ठीक है, और एक दूसरे का है, आपस में ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों सिस्टर है, बट जब इसको और इसको कॉम्बाइन कर, दोनों को कॉम्बाइन कराएंगे, कॉम्बिनेशन होगा, तो ये तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है ना, यही चीज समझना, ठीक है। आप में ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन अगर हम किसी दूसरे के साथ उसको क्रॉस कराएंगे, ये क्या नॉन सिस्टर, तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग
रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं, और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर में आपका होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर इज चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो वेरिएशन यही से आता है। अभी क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है, यहाँ पे एक इस एंजाइम को बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेशन हो रही है तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम, तो फायदा क्या होगा इससे, तो क्रॉसओवर विल लीड टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द, ठीक है, और पैकेटिन के अंत तक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जहां पे ये रिकॉम्बिनेशन है वहां पे क्रोमोसोम अभी भी अटैच्ड रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो अटैच रह सकता है एट दैट स्टेज। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो अब आपको समझ में यहाँ पे आ गया कि पैकेटिन स्टेज में बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं टेट्राड के रूप में, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अच्छे से दिख रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद रिकॉम्बिनेशन एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम का फंक्शन इसी स्टेज में, पैकेटिन स्टेज में दिखेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका क्या है, आपका डिप्लोटिन आ रहा है। So beginning of diplotin is recognized by dissolution of the synaptonymal complex। अब ये synaptonymal complex का काम हो गया, अब वो डिसॉल्व, और उसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस वो एक दूसरे से अलग होना चाहेंगे तो अलग होंगे, लेकिन जहाँ पे वो रिकॉम्बाइन किया है, ये जैसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे रिकॉम्बाइन किया है, उस जगह पे छोड़ के, यहाँ पे छोड़ के वो सारा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। सो दीज, अब यहाँ पे देखिए ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हम लोग कायाज्माटा बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कायाज्माटा फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आंसर इज डिप्लोटिन स्टेज। ठीक है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, कायाज्माटा फॉर्मेशन कहाँ दिखेगा, तो डिप्लोटिन स्टेज। अब ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है कि oocytes जो होते हैं वो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर प्यूबर्टी के बाद रिएक्शंस चालू होगा, फर्दर जो भी डेवलपमेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि काफी समय के लिए जो है आपका oocyte जो है वो अरेस्टेड स्टेज में रहता है। तो ये भी पूछा जाता है किस स्टेज में oocytes जो हैं सर्टेन वर्टिब्रेट्स लाइक ह्यूमंस दे गेट अरेस्ट, तो आंसर इज डिप्लोटीन। ठीक है, तो यहाँ से डिप्लोटीन से आपको यही पूछा जाएगा, कायज्माटा पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लास्ट जो स्टेज है, फाइनल स्टेज है, डायाकाइनेसिस। ठीक है, सो दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायज्माटा, क्योंकि ये कायज्माटा धीरे धीरे अब अलग होगा ना। ठीक है, तो अलग होना है इनको, सो टर्मिनलाइज होगा, तो ये आपसे पूछा जाता है व्हेन इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायज्माटा सीन, आंसर इज डायाकाइनेसिस। So during this diakinesis phase, the chromosomes are fully condensed, beyond to prepare the hormone, ये दोनों अलग होने का अपना प्रोसेस में आ जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो है वो जाएगा, न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक कर जाएगा, और जो डायाकाइनेसिस का मतलब है कि अब प्रोफेज 1 खत्म हो गया, अब इसके बाद आपका क्या स्टेज चालू होगा, मेटाफेज। ठीक है, तो कहने का मतलब जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम बने हैं उसको अब इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होने का वक्त आ गया है, क्योंकि मेटाफेज में वही होता है, अलाइनमेंट एट द इक्वेटोरियल। ठीक है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं अपोजिट पोल्स के, वो क्या करेंगे, दे विल गेट अटैच टू द होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि सेपरेट हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं तक छोड़ते हैं, मेटाफेज से हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, फिर से हम ये आपको प्रोफेज 1 रिवाइज करेंगे कल, लेकिन आप यहाँ इतना, ठीक है, कि प्रोफेज 1 इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज, और इसको 5 भाग में हम आप डिवाइड करते हैं, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, और सबका अपना, हर एक स्टेज का अपना एक एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़िएगा, हम इसको फिर से कल दोबारा फिर से इसको रिविजिट करेंगे इस टॉपिक को, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट।
इसलिए रिविजिट करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो आता है मेटाफेज 1, वो कुछ है, वो आप समझ चुके हैं पहले भी मेटाफेज का। एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद प्रोफेज 2, मेटाफेज 2। तो बेसिकली कुछ नहीं है, जो समझना है वो प्रोफेज 1 का ही जो चार पांचों फेजेस हैं उसी को समझना है। बाकी है जो कि आप माइटोसिस में देख चुके हैं, ठीक है। तो उसको हम फिर से दोबारा कल एक समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है।